जय हिंद मित्रों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड मैथ CBSE RTPS एक्सरसाइज 10B एंड क्वेश्चंस आर 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इसके पहले हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं। तो अब चलो 11th क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है हमसे। 11th क्वेश्चन कह रहा है ना, वर्किंग 4 hours a day रितु कैन टाइप मैन्युस्क्रिप्ट इन 15 days। जो उन्हें लिखना है वो 4 hours अगर पर डे काम करेगी तो उसको कितने दिन लगेंगे? 15 days। हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड सी वर्क सो एज टू फिनिश द वर्क इन 10 days। तो यहाँ पर देखो कि रिलेशन दिखाई दे रहा है कि डेज है 15 days एंड वर्क पर आवर, वर्क पर डे, वर्क आवर पर डे ऐसा लिखते हैं। तो अगर ये 4 hour पर डे काम करेगी तो 15 days में पूरा होगा। लेकिन अगर रितु का टारगेट है कि अपने इस काम को मैं 10 days में ही ख़त्म करूं, तो उसको कितने आवर्स काम करना पड़ेगा? पहले तो तुम्हें ये सोचना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन। ये है इनडायरेक्ट। जब वो ज़्यादा दिन का ज़्यादा देर तक काम करेगी, फॉर मोर आवर्स इफ सी वर्क्स, सो सी कैन फिनिश विद इन फ्यू डेज दैट वर्क विच इज़ टेकिंग अ लॉन्गर टाइम। तो अगर मान लो 4 hour काम कर रही है एंड सी इज़ कंज्यूमिंग 15 days, तो कितने आवर काम करे कि वो 10 days में ख़त्म करेगी? तो इसको एक को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन वी विल से x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। इट इज़ अ इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, इसको x1, इसको y1, इट इज़ x2, इट इज़ y2। Now you know that for this situation we write always x1 y1 equals to x2 y2. So x1 y1 means 4 into 15 is equals to x2 y2, x2 into 10. So x2 क्या हो जाएगा? 4 into 15 by 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, x2 equals to 6। मतलब ये है कि अगर मान लो रितु ये चाहती है कि वो ये काम 10 दिन में पूरा कर ले, तो डेफिनेटली उसे 6 hour अ डे काम करना पड़ेगा। 4 hour के बदले 6 hour पर डे करना पड़ेगा। ठीक, जब वो एवरी डे ज़्यादा आवर काम करेगी तो उसका ये काम उतना जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रहा ये हमारा आज का 11th क्वेश्चन। अब चलो हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, दैट इज 12th क्वेश्चन। एन आर्मी कैंप हैड द फूड प्रोविजन फॉर 150 men। मेन है एंड फूड प्रोविजन फॉर डेज। कितने डेज के लिए है? 150 men 45 days तक खाना खा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है, ध्यान दो, 150 men कैन ईट फॉर 45 days 10। अच्छा, अब कहानी का ट्विस्ट देखो। इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है कहानी का वो देखो। आफ्टर 10 days, 10 दिन के बाद 25 men left the camp. How long will the food last at the same rate? मतलब अगर 150 men वहाँ पर हैं और 45 days तक के लिए खाना था, लेकिन 10 दिन के बाद क्या हुआ कि 25 men चले गए, तो कितने लोग बचे? जो बचे दे आर ओनली 125। अब ये खाना कितने दिन चलेगा ये पूछा जा रहा है। कहानी में ट्विस्ट भी है कि ये 10 दिन के बाद गए थे,
तो ज़रा सा सोचो इस बात पे कि 10 दिन तक वो सारे लोग थे ना, 10 दिन तक उन्होंने वो खाना खाया ना, तो 10 दिन तक अगर ये खाना खाया है तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 10 डेज। 10 डेज के बाद स्टोरी ये थी कि वहाँ पे 125 लोग थे और उस वक्त जब 25 लोगों की छुट्टी हो गई तो कितने बचे? 125। लेकिन उसके पहले कितने लोग थे? 150। तो ये 150 लोगों ने 10 दिन तक जब खाना खाया, उसके बाद खाना अभी भी 35 डेज का बचा हुआ था। अगर कोई छुट्टी पे नहीं गया होता तो अगले 35 डेज तक वो खाना चलता। कहानी में समझो क्या कह रहे हैं वो। ये 25 लोग गए, लेकिन कब गए? 10 दिन तक खाना खाने के बाद। मतलब शुरू के 10 दिन तक तो 150 लोग थे हमारे पास, 10 दिन तक थे, मतलब 10 दिन का खाना खत्म हुआ ना। 10 दिन के बाद आप क्या बोलोगे? अभी 35 डेज का खाना बचा हुआ है। अब अगर ये लोग जाते ही नहीं, बोलते हम सब यही रहेंगे, तो और 35 डेज तक वो खाना चलता। ये बात है। तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट करना है कि 150 लोग थे, 35 डेज का खाना था। 45 डेज था, 10 दिन तक खाए तो ख़त्म हुआ, अब 35 डेज का खाना बचा है। जब डिक्लेयर हुआ कि भाई 35 डेज का खाना बचा हुआ है, उसी वक्त 25 लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, कुछ कॉल आ गया, कुछ काम पड़ा, वो वहाँ से चले गए। अब कितने लोग बचे? खाली 125। खाना अब कितने दिन चलेगा? ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हम अपने नॉर्मल रूटीन मेथड से चलेंगे। पढ़ के हमें समझ में आता है कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो कम दिन खाना चलेगा, कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा चलेगा। इसको बोलेंगे इट इज़ एन इनडायरेक्ट वेरिएशन। इट इज़ एन इनडायरेक्ट वेरिएशन। So x is inversely proportional to y, x1 y1 equals to x2 y2, ये ऐसे हम बोलेंगे। और यहाँ पे इस पॉइंट को x1 ले लो, इस पॉइंट को y1 लो, इट इज़ x2, इट इज़ y2। अब x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 के हिसाब से अगर मैं लिखूँ तो 150 इंटू 35 equals to 125 into y2. So y2 equals to 150 into 35 by 125. अब हम 5 से कट करेंगे या सीधा 25 से कट करता हूँ। 25 5 जा 125, 25 6 जा दिस मच, 5 7 जा 35, y2 equals to 6 7 जा 42। तो 42 डेज तक अब वो खाना और चलेगा। ये क्या होगा? 42। मतलब 150 लोग थे, 45 दिन तक खाना चलता, 10 दिन तक वो खाए, अभी भी 150 लोग होते तो 35 डेज और चलता। लेकिन हुआ ये कि 25 लोग चले गए। इस वजह से जब लोग कम हो गए तो खाना अब ज़्यादा दिन चला, दैट इज़ 42। ठीक, तो इस तरह से ये हमने सॉल्व किया अपना 12th क्वेश्चन। चलो अब हम अपने 13th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्टीन्थ क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। मोहित हैज़ एनफ मनी टू बाय 30 साइकिल। हम मानते हैं कि मोहित कोई व्यापारी होगा, वो उसके पास कुछ पैसे थे, वो अपनी दुकान में बेचने के लिए वो उसने साइकिल लेकर आया था। 600 रुपीज़ की साइकिल थी। ऑफकोर्स 600 रुपये की तो साइकिल नहीं मिलेगी, तो ज़रूर ये टॉय होगा। अब ये 600 रुपीज़ की जो साइकिल थी, जब यहाँ पे हम प्राइस लिख रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल लिख रहे हैं। देखो, नंबर ऑफ साइकिल्स
एंड प्राइस पर साइकिल 600 रुपीज़ है। नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं? 30। हाउ मेनी साइकिल ही विल बी एबल टू बाय इफ द कॉस्ट ऑफ ईच साइकिल इज इंक्रीज्ड बाय 150, मतलब 750 रुपीज़ कॉस्ट हो गया। अभी तुम सोचो, तुम्हारे पास मान लो 100 रुपीज़ हैं, ठीक? तुम 10 रुपीज़ के पेन खरीदोगे तो 10 पेन खरीद पाओगे, लेकिन अगर तुम 50 रुपीज़ वाली पेन खरीदोगे तो खाली तुम 2 पेन ले पाओगे। तो जो प्राइस बढ़ गया पेन का, तो कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से तुम्हारी परचेसिंग कैपेसिटी कम हो गई। 100 रुपये था तुम्हारे पास में, पेन खरीद रहे थे, 10 रुपीज़ की अगर पेन की कॉस्ट होती तो तुम कितने पेन खरीद पाते? 10। और 50 रुपीज़ की कॉस्ट होती तो खाली 2। तो वही बात यहाँ पे होती है, जब साइकिल का कॉस्टिंग बढ़ गया, 600 से 750 हो गया, तो डेफिनेटली वो कम साइकिल खरीद पाएगा। सो ये क्या केस है? इनडायरेक्ट वेरिएशन का। एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ एन इनडायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे तुम x ले लो, यहाँ पे तुम y ले लो, इसको x1, इसको y, इसको x2, इसको y1, इसको y2। अब लिखो x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। वैल्यू पुट कर लो, 30 इंटू 600 इक्वल्स टू x2 इंटू 750। सो x इक्वल्स टू 30 इंटू 600 बाई 750। 0 0 वी कैन कैंसल नाउ। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 5 इंटू दिस 12, x इक्वल्स टू 24। मतलब कितनी साइकिल अब वो खरीद पाएंगे? ओनली 24 साइकिल मोहित खरीद पाएगा। तुम देख रहे हो कि जैसे प्राइस बढ़ गया, उसके परचेसिंग कैपेसिटी कम हो गई। कहाँ 30 था और कहाँ 24 आ गया। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन के बाद अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो देखो ये हमारा 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली, देखो उसने खुद बताया है, टू द प्रेशर। अब होता ये है ना कि अगर मान लो मैं इतने बड़े कंटेनर में कोई गैस लिया हूँ, उसी गैस को मैं इतने छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र करूँ, तो सीधी बात है कि जो प्रेशर यहाँ था, यहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। यस और नो? यस और नो, है ना? एक कॉमन एक्सपीरियंस है हमारा। जितनी बड़ी क्लास में आप बैठे हो, अगर उस क्लासरूम को आधा कर दिया जाए तो काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा। वैसे ही इतने बड़े कंटेनर में जब गैस थी तो प्रेशर कम था, लेकिन वो सारी गैस आपने इतने छोटे से कंटेनर में भर दी तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर वॉल्यूम को मैं V से दिखाऊं, प्रेशर को मैं P से दिखाऊं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब V1 P1 इक्वल्स टू V2 P2। तुमने x की भाषा में पढ़ा है तो x की भाषा में भी हम लिखेंगे। वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 200 सेंटीमीटर क्यूब विद द प्रेशर ऑफ 32। What will be its volume if the pressure is 40 kg per centimeter cube? This much kg per centimeter cube। क्वेश्चन में देखो जो लिखा गया है उसको भी हम एक बार देख लें। यस, यही दिया गया वैल्यूज़। अब देखो हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब x की लैंग्वेज में सॉल्व किए, इसको भी हम वैसे ही कर लेते हैं। x1, x2, y1,
y2। तो यहाँ पर तुम लिखोगे x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 बिकॉज x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। और क्या लिखेंगे, इट इज एन इनडायरेक्ट वेरिएशन, इट इज़ एन इनडायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे जो केस है वो इनडायरेक्ट वेरिएशन का है। वैल्यूज चलो पुट करते हैं हम लोग, 200 इंटू y1 32 इक्वल्स टू x2 इंटू 40। सो x2 इक्वल्स टू 200 इंटू 32 बाई 40, 0 0 वी कैन कैंसल, x2 इक्वल्स टू 5 2 जा 10 160, x2 इक्वल्स टू 160 सीसी और सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखो, जब तुमने प्रेशर बढ़ाया था तो वॉल्यूम को कम कर दिया, बराबर है। यहाँ पर वॉल्यूम था 200 और वॉल्यूम यहाँ पे मैंने कितना कर दिया 160, इसीलिए प्रेशर पहले कम था, अब प्रेशर कितना हो गया 40। तो ये इस तरीके से देखो वैल्यूज, प्रेशर की वैल्यू बदल गई, वॉल्यूम की वैल्यू जब बदली तो प्रेशर की भी वैल्यू बदल गई। वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन दैट इज 15th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 15th क्वेश्चन कह रहा है, अ कार फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 hours एट द स्पीड। अब यहाँ पर टाइम और स्पीड की बात होगी। 10 hours इन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बाय हाउ मच शुड इट्स स्पीड बी इंक्रीज्ड so that it takes only 6 hours to cover the same distance। ठीक है ना, पॉइंट ए से मान लो पॉइंट बी तक कार को जाना था, और अगर ये कार 48 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है देन इट टेक्स ओनली 10 hours। लेकिन हमें उससे भी फास्ट मान लो करना है, तो उसकी स्पीड कितना करूं कि ये 6 hour में मेरा काम पूरा हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि स्पीड हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम को अगर देखो तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये फॉर्मूला भी तुम लिख देना। ये फॉर्मूला लिखने के बाद तुम बताओ, यहाँ लिख दो, स्पीड equals to distance upon time, so x is inversely proportional to y। पहले तुम इसमें ऐसे लिख दो, speed inversely proportional to time, so x is inversely proportional to y। लिखो, it is an indirect variation। और अगर यह इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो हम यहां लिखेंगे x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। वैल्यूज जो तुम्हारे पास है वो पुट कर दो। ये है x1, ये है y1, ये x2, ये y2। x1 y1 x2 y2, y2 इक्वल्स टू 10 इंटू 48 बाई 6, 6 8 जा 48, y2 इक्वल्स टू 80। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि फाइनल स्पीड कितनी होनी चाहिए,
स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्पीड होनी चाहिए 80 किलोमीटर पर आवर की। उसने ये पूछा है कि कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना और स्पीड बढ़ाई जाए। यहाँ पे स्पीड दिया है, अ कार फिनिशेस दिस जर्नी इन दिस मच आवर्स, बाय हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज्ड? सो इंक्रीज equals to 80 minus 48, that comes out to be 32 kilometer per hour. That is 32 kilometer per hour. 32 किलोमीटर की स्पीड और बढ़ा दोगे तो ये काम 6 आवर में कंप्लीट होगा। लेकिन हमेशा याद रखो, कितनी भी जल्दबाजी हो, लेकिन स्पीड ये थ्रिल करेगा, एक्साइटमेंट देगा, लेकिन इट इज़ आल्सो डेंजरस। इट कॉजेस अ वेरी सीवियर एक्सीडेंट एंड समटाइम इवन द डेथ। तो जिसको ज़्यादा जल्दी रहती है वो ज़्यादा जल्दी ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए ज़्यादा स्पीड करने का मतलब एक्सीडेंट का होना है। इसलिए कभी भी आप ड्राइव करो, स्लो चलो, आराम से चलो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसी के साथ 10th B भी कंप्लीट हुआ। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक खूब जम के पढ़ते रहो और खूब मेहनत से पढ़ाई करो। बच्चों, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, उसको भी सॉल्व करो। अपने आंसर्स जो रहेंगे वो कमेंट्स में लिखकर भेजो, और तुम्हें जो भी आंसर मुझे लिखकर भेजेगा उन बच्चों को हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजेंगे। तुम्हारी क्लास में एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में मैं ये सारे वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। अगर तुम उस ग्रुप के मेंबर नहीं हो, या फिर आपके जो दोस्त, तुम तो हो इसलिए तुम देख रहे हो इसको, तुम्हारी क्लासरूम के जो दोस्त इसके मेंबर नहीं हैं उन्हें भी इस ग्रुप का मेंबर बनाओ। उसमें तुमको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि तुम उनको बना सकते हो अपने मेंबर्स, और अपने आंसर्स आप लोग लिखकर उसका खाली फ़ोटो भेज दीजिए, या खाली अपना आंसर क्या आएगा वो भी भेज देना। हम कई बच्चों के जिसके राइट आंसर आएंगे, अगर ढेर सारे लोगों ने राइट आंसर दिए तो हम लकी ड्रॉ से आपका नाम निकालेंगे और उस बच्चे को हम गिफ्ट क्लास एडमिन के ज़रिए भिजवा देंगे। वो क्लास में तुम्हें गिफ्ट मिल जाएगा। तो एकदम तैयार रहना बच्चों। इस सैटरडे को आपको एक क्वेश्चन हम भेजेंगे जिसे तुम्हें सॉल्व करना है, और अपना आंसर मंडे तक तुम्हें अपलोड कर देना है। सो ऑल द बेस्ट, खूब मजबूत पढ़ाई करो। आओ एक साथ कहें, भारत माता की जय।